कैसे हैं सब लोग। 12th क्लास का सीज़न 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सीज़न 1 का पेज नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इसके नोट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे गिवन हैं, वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और डिस्कशन के दौरान अपने साथ में नोट्स का प्रिंट आउट लेकर के बैठें। पेज नंबर 1 में 3-4 टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है और उसका कुछ मास होता है। तो सिंपली 2 फैक्ट बताए गए हैं, कितना चार्ज है कितना मास है। इसके ऊपर में 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। इसके बाद में कूलम्स लॉ डिस्कस किया गया है। कूलम्स लॉ की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक स्केलर फॉर्म होती है, एक वेक्टर फॉर्म होती है। तो स्केलर फॉर्म मैंने डिस्कस कर रखी है, थोड़ा बहुत वेक्टर फॉर्म भी मैं मेंशन कर दूंगा। इसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात की गई है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात की है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? तो फोर्स के लिए होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन विच वी ऐड फोर्सेस, और इसी तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फील्ड्स के लिए भी होता है। तो इसमें हम टोटल फील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो फील्ड्स ऐड करते हैं। तो वो दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। और कोई चार्ज को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो तो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो हाउ मच इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्कस करेंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज Q। कोई चार्ज Q आपने प्लेस किया किसी रीजन में, कहीं स्पेस में, तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन देखेंगे। तो ये सब चीज़ें करेंगे पेज नंबर 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक एंटिटी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इस पहली यूनिट में हम चार्ज और उसके फील्ड की बात करते हैं। कोई 2 चार्जेस को आपस में पास में लेके आते हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स की बात करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे पहले 11th क्लास में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखा था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स केस में क्या होता था कि 2 मासेस के बीच में एक फोर्स एक्ट करती थी, अट्रैक्शन टाइप की होती थी हमेशा। उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे। यहाँ पे एक एंटिटी चार्ज है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और कोई दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम पास पास लाएं, तो अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स दे ऑल्सो विल एक्सपीरियंस सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू देयर चार्जेस। उनके ऊपर जो चार्ज हैं उस चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो चार्ज, हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, इस चार्ज के बारे में जानते हैं पहले कि ये चार्ज होता क्या है। चार्ज का जो ओरिजिन है वो इलेक्ट्रॉन से माना गया है। सबसे पहले उन्होंने कैथोड रेस डिस्कवर की, और ये कैथोड रेस को उन्होंने ये माना और कैलकुलेट भी किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि ये एक स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर के बनी है, और इन स्मॉल पार्टिकल्स को इस न्यू एंटिटी को इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक नई तरह की एक चीज़ है जो पहले कभी डिस्कवर नहीं की गई थी। ये जो है ये चार्ज है, एंड इट इज़ समथिंग अदर देन मास। मास के कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगती है उसके कंपैरिजन में ये वाली फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर फोर्स है इसलिए इट कैन नॉट बी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो कुछ ना कुछ अलग ही है। तो ये फिर कौन सी फोर्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो चार्ज है। तो ये जो कैथोड रेस में मिलने वाले पार्टिकल्स थे, जो कि बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और बाय द हेल्प ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। इनको आप किसी भी तरीके से देख नहीं सकते हो, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है बस। और ऑब्जर्व कैसे करते हैं कि एक फील्ड है अगर वहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने इसको अपने विजडम से इसको ऑब्जर्व किया है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो चार्ज उन्होंने कैलकुलेट किया, चार्ज और मास का रेशो कैलकुलेट किया था मिलिकन ने अपने एक्सपेरिमेंट में। तो वहाँ से जो चार्ज की जो वैल्यू निकल के आती है वो है, एक तो निगेटिव चार्ज होता है सबसे पहली बात, और जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, ठीक है। और इस पे जो मास होता है वो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें 9.1 × 10⁻−31 kg, मास की ऐसा यूनिट kg है। तो इतना चार्ज और इतना मास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
एंड दिस 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इतना kg मास। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के से रिलेटेड दो फैक्ट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आपको ये दोनों फैक्ट की हेल्प से उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। चार्ज दो तरीके का होता है, दो तरीके की यानी कि उसकी पोलैरिटी दो तरीके की है। एक तो पॉजिटिव टाइप का चार्ज है, एक निगेटिव टाइप का चार्ज है। और आप ये जानते हो कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है रिस्पॉन्सिबल, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो असल में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। ओवरऑल कोई बॉडी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होने का मतलब है उस पर दोनों तरीके के चार्जेस इक्वल अमाउंट में है। निगेटिव चार्ज जितना है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी है। तो उस पे से अगर कुछ निगेटिव चार्ज आप रिमूव कर दें तो जो बचेगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्सिस में बच जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि बॉडी हैज़ गेन्ड सम पॉजिटिव चार्ज। तो वो असल में पॉजिटिव चार्ज आया कैसे? पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो बच गया, उसके ऊपर से निगेटिव चार्ज चला गया है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन हैं, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और ये इसकी पोलैरिटी कैसी होती है? इसकी पोलैरिटी निगेटिव होती है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ये जो 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, ये भी एक स्मॉल क्वांटिटी ही है, बहुत छोटा ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा एक पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है। एटम बहुत छोटा होता है, और एटम में से भी छोटा, एटम में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसके ऊपर चार्ज और मास की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले जाए, तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन गए हैं उसने कुछ मास गेन किया क्या? उसका मास कुछ इंक्रीज हुआ क्या? हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कम तो है लेकिन है। तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं उसने कुछ ना कुछ मास भी गेन कर लिया। और कितना मास गेन किया? जितने इलेक्ट्रॉन है, दैट नंबर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। कूलम्स लॉ की बात कर लो। कूलम्स लॉ आपको फोर्स कैलकुलेट करना सिखाता है। दो चार्जेस को अगर आपने आपस में r डिस्टेंस में प्लेस कर दिया, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनको r सेपरेशन पे, r डिस्टेंस सेपरेशन पे आपने प्लेस कर दिया, तो दोनों एक दूसरे का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है, चाहे अट्रैक्शन टाइप का चाहे रिपल्शन टाइप का। कब अट्रैक्शन लगाता है? अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन लगता है, और सेम पोलैरिटी के होते हैं तो रिपल्शन लगता है। तो ये पहला चार्ज दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, दूसरा पहले के ऊपर फोर्स लगाता है, और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर ही हैं। जितना पहला दूसरे के ऊपर लगा रहा है उतना ही दूसरा पहले के ऊपर भी लगा रहा है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से। वहाँ पे भी दो मासिस के बीच में ग्रेविटेशनल पुल लगता था, वहाँ पे हमेशा अट्रैक्शन टाइप का लगता था, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी वो दोनों मासिस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती थी। और पहला मास दूसरे मास के ऊपर जितनी फोर्स लगाता था, दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता था। तो इसमें ऐसा नहीं होता था कि एक मास कम है एक ज़्यादा है, एक 1 kg मास है और एक 1000 kg मास है, तो 1000 kg मास 1 kg के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा लेता है, और 1 kg मास 1000 kg के ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगा पाता। ऐसा नहीं होता था, दोनों फोर्सेस बराबर ही होती थी। तो यहाँ चार्जेस के केस में भी ऐसा ही है। तो दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसका फॉर्म एग्जैक्टली न्यूटन्स के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के जैसा ही है, एकदम सेम टू सेम है। बस वहाँ पे मासेस होते थे, यहाँ पे चार्जेस हैं। तो वहाँ पे होता था m1 m2 सम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पे होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर k इज सम कांस्टेंट, और इस k की वैल्यू भी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है, और ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी से मतलब ये हुआ कि जिस मीडियम में आप इन चार्जेस को प्लेस करोगे तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स उस मीडियम से इन्फ्लुएंस होती है। तो जैसा मीडियम होगा उतनी उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगी। हर मीडियम में बराबर फोर्स लगती है, ऐसे नहीं है कि एयर में कोई दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं
और उन्हीं चार्जेस को आप ले जा करके किसी दूसरे मीडियम में, किसी गैस चैम्बर में रख दो या किसी लिक्विड में इमर्स करके रख दो, तो वहाँ पे भी फोर्स उतना लगेगी ऐसा नहीं है। मीडियम चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये जो मीडियम पे जो डिपेंडेंस है, ये मीडियम का जो डिपेंडेंस है वो इन्फॉर्मेशन के में है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट तो हमने ये एज्यूम करके लिख दिया है कि एक जनरल एक्सप्रेशन लिखने हैं जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल्स आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन नोट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अदरवाइज कोई और मीडियम में रखोगे तो वहाँ पे एप्सिलॉन नोट नहीं लिखोगे, बल्कि एप्सिलॉन और उस मीडियम के लिए कोई सिंबल लिखोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन W, तो इट मीन्स दैट परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो ये स्केलर फॉर्म में हो गया। और इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि फोर्स की डायरेक्शन भी आप बना के बताओ कि पहले चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी क्या डायरेक्शन है, और दूसरे चार्ज से पहले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन तो हमेशा अपोजिट होती हैं, अपोजिट टू ईच अदर। चाहे अट्रैक्शन टाइप की हो चाहे रिपल्शन टाइप की हो, दोनों केसेस में अपोजिट ही होती हैं हमेशा। तो एक चार्ज दूसरे, एक Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो Q2 वाला Q1 के ऊपर लगाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा हमेशा। तो इस तरीके से आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रिलेटिव परमिटिविटी का समझ लेते हैं। परमिटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया कि एप्सिलॉन नोट जो है वो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और इसकी एक वैल्यूज हैं दो, ये दो वैल्यूज ध्यान में रख लेंगे। एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 × 10⁹ है, इसको ध्यान रख लेंगे। और दूसरा एप्सिलॉन नोट यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू 8.855 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो इसकी ऐसा यूनिट है ये तो याद रखने की जरूरत नहीं, इसको कैलकुलेट करना सीख सकते हैं आप आसानी से। जो इक्वेशन ऊपर लिखी है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस इक्वेशन को 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के लिए सॉल्व कर लो। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को एक साइड रख के बाकी जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको दूसरे साइड में ले जाओ और वहाँ ले जा करके उनकी ऐसा यूनिट रख दो, तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की ऐसा यूनिट मिल जाती है। और इसी तरीके से आप एप्सिलॉन नोट की ऐसा यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये दो वैल्यूज़ की मैं बात कर रहा था, एक तो 9 × 10⁹ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की, और दूसरा है एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 8.855 × 10⁻12। तो वैल्यू काफ़ी स्मॉल है 10⁻12, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ग्रेविटेशनल लॉ में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में कैपिटल G की वैल्यू भी काफ़ी स्मॉल होती है, वहाँ पे भी 10⁻11 ऑर्डर होता है। तो ये दोनों में एक सिमिलरिटी भी है। अच्छा, अब रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है कि कंपैरिजन ऑफ परमिटिविटी। तो कंपैरिजन से क्या मतलब है, जिस किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड कर लीजिए। तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करोगे तो आपको उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू कैलकुलेट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो व्हाट यू डू इज सिंपली डिवाइड परमिटिविटी ऑफ वाटर बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। Here epsilon R is relative permittivity, epsilon is permittivity of that medium, epsilon naught is permittivity of free space। तो ये relative permittivity का इस concept हो गया। relative permittivity को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रख लेंगे। और रिलेटिव परमिटिविटी की ऐसा यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशो है दो परमिटिविटी का, और रेशो इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो इसकी कोई, अब कुछ एक रिलेटिव परमिटिविटी मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज 1, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1.00054। तो दीज टू आर सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल। एयर के केस में हम हमेशा वैक्यूम और एयर के केस में डिफरेंस नहीं करते, वो दोनों लगभग बराबर ही हैं। और दोनों की परमिटिविटी की जहाँ तक बात है वो 9 × 10⁻9 ये 8.855 × 10⁻12 ही लेते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी ये हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन R ऑफ वाटर यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 81। तो ये 2-3 एग्जांपल्स हो गए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। फोर्स के लिए सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक चार्ज पार्टिकल कोई रखा है,
और इस चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, तो ये दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा। तो इस फोर्स को तो कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, कूलम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें सिचुएशन टिपिकल तब बनती है कि एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल भी इसके ऊपर में एक फोर्स लगाएगा। तो अब इसके ऊपर लगने वाली दो फोर्सेज हो गई, तो पहले चार्ज पार्टिकल ने लगाई, दूसरे चार्ज पार्टिकल ने लगाई, तो अब इसके ऊपर नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाए। और चार्जेज ऐसे ऐसे और भी हो सकते हैं। तो इसका तरीका ये है, इसके ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करने का तरीका, कि पहले चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर लो, एज्यूमिंग दैट अदर चार्जेस आर नॉट देयर, अदर चार्जेस आर एब्सेंट, उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे। फिर दूसरे चार्ज पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग इसके ऊपर लगने वाली फोर्स कैलकुलेट कर लो, एज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर चार्जेस। तो ऐसे करके इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट कर लो और बाद में इन सारे के सारे फोर्सेस का समेशन निकाल लो, वो नेट फोर्स हो जाएगी इसके ऊपर। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अब इसमें लेकिन ये समेशन करते समय ये बात का ध्यान रखना है कि आप फोर्सेस का एडिशन कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, तो फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये जो समेशन एडिशन होगा, ऑफ कोर्स इट विल बी वेक्टर एडिशन ओनली। तो वेक्टरली आप इसको ऐड करना है, स्केलर एडिशन नहीं चलेगा इसका। तो लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि आपने डिफरेंट फोर्सेस को ऐड किया है, तो ये जो डिफरेंट फोर्सेस को ऐड करके नेट फोर्स निकालने का कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया है। एक कोई चार्ज Q1 रखा हुआ था और कोई इसके सराउंडिंग में चार्जेस Q2, Q3, Q4 एटसेट्रा रखे हुए थे। तो Q2 ने Q1 के ऊपर जितना फोर्स लगाया उसके लिए एक्सप्रेशन लिख लिया। सबसे पहला एक्सप्रेशन वही है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R12। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स ऑन पार्टिकल Q1 बाय पार्टिकल Q2। इसी तरीके से फिर Q3 पार्टिकल ने Q1 पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगाई उसके लिए एक्सप्रेशन नोट डाउन कर लिया। तो वो आ गया 1/4πε0 दिस Q1 इंटू Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R13। और ऐसी करके फिर तीसरे पार्टिकल का पहले पार्टिकल के ऊपर निकाल लिया, चौथे पार्टिकल का पहले पार्टिकल के ऊपर निकाल लिया और इन सबको प्लस प्लस करके रख लिया। तो इसने ये वाले इसमें 1/4πε0 कॉमन फैक्टर था, उसको कॉमन लेके रख लिया। तो ये आपको एक सिंपल रिजल्ट मिल गया जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज पार्टिकल Q को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस कर दिया जाए तो वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। तो पहले लेकिन समझो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। एक चार्ज पार्टिकल को ला करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में जहाँ पे भी कहीं हम किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो रीजन इसका फील्ड कहलाता है। अब कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आप और मैं जाएंगे तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, किसी चार्ज पार्टिकल को जाना पड़ेगा, या हम अपने ऊपर चार्ज लेके जाएं। तो हम एक कहीं इस रूम के सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और हमारे ऊपर चार्ज है, हम भी एक चार्ज पार्टिकल है, और हम चार्ज पार्टिकल उस रूम में एंटर करें जहाँ पे कि वो सेंटर में वो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था, तो हम अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ड्यू टू दैट चार्ज। तो जहाँ अब ऐसा तो नहीं है कि हम 10-20 किलोमीटर दूर पे भी उसका फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, नहीं, हम जब एक उसके आसपास के रीजन में जब एंटर करेंगे तभी हम अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो आसपास का जो रीजन है जहाँ पे हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, दैट रीजन इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो उसका फील्ड है, और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह की बात होती है तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्सेस वगैरह की बात होती है तब उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे मैग्नेट होती है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो आप किसी दूसरी मैग्नेट को जब उसके क्लोजर ले जाते हो, तो जब उसके काफ़ी क्लोज चले जाते हो तब वो दूसरा मैग्नेट का जो पोल रहता है वो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है, अट्रैक्शन टाइप का या रिपल्शन टाइप का। तो जिस रीजन में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। जहाँ पे उससे दूर जाओगे तो फिर वो फील्ड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर रहा। तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के केसेस में भी है। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को प्लेस करते हो तो वो चार्ज अपने ऊपर में फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है। तो Q चार्ज को आपने E इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया तो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इस फोर्स का एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो F इज इक्वल टू Q इंटू E, इसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है।
F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अच्छा, इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैंने ये तो समझा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, लेकिन किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना हो तो डिफाइन कैसे करोगे। तो डिफाइन करने का तरीका ये है कि किसी चार्ज Q को वहाँ पे लाके प्लेस कर दो। अब वो चार्ज अपने ऊपर करेगा फोर्स एक्सपीरियंस, डिवाइड दैट फोर्स बाय इट्स चार्ज। वो उसी चार्ज से डिवाइड करना है जिस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया था। जो चार्ज फोर्स लगा रहा था उस चार्ज से डिवाइड मत करना, उसी चार्ज से डिवाइड करना है जो चार्ज ने उस फोर्स को एक्सपीरियंस किया था, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लगी थी। तो ऐसा कह सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट ऑफ दैट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट ऑफ दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देयर। एक चार्ज रखा है, इस चार्ज के सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आए, इस चार्ज ने अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो डिवाइड दिस फोर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज, या दूसरे शब्द वर्ड्स में कह सकते हो कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट ऑफ दिस चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज का है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की डेफिनेशन हो गई। और यहाँ से इसकी ऐसा यूनिट भी निकल के आती है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइड बाय ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम। तो और फोर्स कितना एक्सपीरियंस करता है क्यू चार्ज, वो मैंने एक्सप्रेशन आपको बता दिया, F इज इक्वल टू क्यू ई। इसी तरीके से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फील्ड का भी है। फील्ड किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करने हो तो उनको वेक्टर सम कर सकते हो, तो फील्ड निकल आएगा टोटल फील्ड। और किसी चार्ज से r डिस्टेंस पे फील्ड का एक्सप्रेशन है q अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, वेयर q इज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज एंड r इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द चार्ज, जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। तो जैसे q चार्ज है, इस q चार्ज से r डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहते हो तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होगा। तो q किसका मैग्नीट्यूड है, q इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है जिसका फील्ड निकाल रहे हो उस p पॉइंट पे, और r कौन सा डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हो इस पॉइंट का इस चार्ज के साथ में डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है। तो एक्सप्रेशन क्या बताया मैंने, इस पॉइंट पे फील्ड का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। चलिए इस पेज में इतना ही है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट पेज के साथ में कंटिन्यू करेंगे।